गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था अपना, 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, 5वां लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं आई होप आप लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे कंप्लीटली। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन थे वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे, कुछ एग्जांपल कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी तरफ से मतलब अलग अलग स्टडी मटेरियल से आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, अब हमारे पास में लेक्चर 5 के अंदर, क्योंकि हमने एक पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया इसका, है ना, कंप्लीट कर दिया एक पार्ट सॉल्यूशन का जो आपके पास में कंसंट्रेशन टर्म्स थी। ठीक है, अभी हमारे पास में इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 है ये। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी सुनते ही आपके दिमाग में क्या चीज आती है? ठीक है, बताओ मेरे को, सॉल्युबिलिटी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आती है? हाँ, सॉल्युबिलिटी सुनो, बताओ मेरे को, सॉल्युबिलिटी सुनते ही दिमाग में आपके वर्ड आता है कि दिमाग में आपकी चीज आती है कि किसी चीज को हमने वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाला तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाता है उसमें। वही आपके पास में क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी के लिए हम दो चीजें पढ़ेंगे डायरेक्टली, है ना। ठीक है, वैसे 3-4 चीजें जितनी हो सकती है उतने होते हैं। जैसे हमें बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम आगे जितना भी पढ़ेंगे वो आपके पास में लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, हम बाकी को छोड़ दिया है, हमने बाकी लोग को छोड़ दिया है। जो आपके पास में सॉलिड सॉल्यूशन था, आपके पास में गैसियस सॉल्यूशन था, क्योंकि सॉलिड स्टेट अलग आपके पास में एक चैप्टर है और आपके पास में गैसियस स्टेट है वो आपके पास एक अलग चैप्टर है यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो लिक्विड के अंदर लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हर कोई लिक्विड होता है दूसरे लिक्विड में लगभग डिसॉल्व हो जाता है, एक्सेप्शनली कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो वो उनकी मतलब डेंसिटी या उनका जो फैक्टर है वो अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, पर हमारे पास में दो चीजें यहां पर आती है। लिक्विड के अंदर हम या तो सॉलिड डालेंगे, सॉल्युबिलिटी हमें दो चीजों के लिए पढ़नी है। लिक्विड के अंदर या तो हम क्या डालेंगे, सॉलिड डालेंगे, या फिर लिक्विड के अंदर हम क्या डालेंगे, गैसेस डालेंगे। ठीक है, अब वो अमाउंट जो आपके पास में उसके अंदर सॉल्यूबल हो जाती है, ठीक है, डिजॉल्व हो जाती है लिक्विड के अंदर, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब क्या बोलेंगे, सुनो एक चीज ध्यान से देखना, मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग मेरे को बताओगे कि क्या ये सही है। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक गिलास पानी लिया, एक गिलास क्या लिया, पानी लिया। मैंने आप लोगों के बारे में इस चीज के बारे में पहले भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर चुका हूं। देखना आपने, अगर आपने कंप्लीट लेक्चर लगाया है तो आपको याद आएगा कि हाँ हम इस चीज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, हमने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर 10 ग्राम शुगर डाली। क्या डाली, 10 ग्राम शुगर। ठीक है, अब 10 ग्राम शुगर डाली। सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड के लिए, किसके लिए, सॉलिड इन लिक्विड के लिए। बाद में पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड के लिए सॉल्युबिलिटी। पहले मैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता हूं, सॉल्युबिलिटी है क्या। तो हमने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर हमने 10 ग्राम शुगर डाल दी। क्या डाल दी, शुगर डाल दी, वो कंप्लीट डिसॉल्व हो गई। क्या उसे सॉल्युबिलिटी बोलेंगे क्या? क्या उस अमाउंट को सॉल्युबिलिटी बोलेंगे क्या? चलो बात करते हैं। मैंने उसमें 20 ग्राम शुगर डाली, वो भी डिसॉल्व हो गई, उसे भी हम सॉल्युबिलिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब जब तक कि वो कौन सा सॉल्यूशन ना बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, क्या ना बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, उस अमाउंट को, सॉलिड की उस अमाउंट को सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। कितने पानी में, तो आपके पास में आता है कितने वाटर में या कितने सॉल्वेंट के अंदर, तो वो आता है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सॉलिड विच फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत से दिमाग अभी उठ गए होंगे, सोच रहे होंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सी बला है।
है ना, सोच रहे होंगे, बट आप लोग याद करो, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर लास्ट के अंदर मैंने थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। दोबारा समझा देता हूं, देखना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सुपर अनसैचुरेटेड, और एक होता है आपके पास में क्या, एक होता है आपके पास में वो होता है एक्स्ट्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड या फिर एक्स्ट्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। हम यहां पर सॉल्यूशन, ठीक है, हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। सुनो, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ध्यान से देखना, इधर मैंने क्या लिया, एक गिलास पानी लिया, एक गिलास क्या ले लिया, पानी। मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बता रहा हूं अभी आपके पास, सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें 10 ग्राम शुगर डाली, वो डिसॉल्व हो गई, 20 ग्राम डाली डिसॉल्व हो गई, 30 ग्राम डाली डिसॉल्व हो गई। कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, कौन सा टेम्परेचर रखना है, कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना आपको, ठीक है। फिर आपने 30 ग्राम शुगर डाली, 40 ग्राम शुगर डाली, 50 ग्राम शुगर तक उसमें घुल गई, बट उसके बाद में क्या होगा? क्या आपने कभी शिकंजी बनाई है? शिकंजी बनाते टाइम आपने बहुत ज्यादा शुगर डाली हो, नीचे चीनी क्या हो जाती है आपके पास में, शुगर होती है वो अनडिजॉल्व रहती है। कई बार आपने देखा होगा, आपने चाहे कितना भी उसको मिक्स करने की कोशिश कर ली होगी, बट वो डिजॉल्व नहीं होगी जब तक कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसा ही इस केस में हुआ, जैसे ही 50 ग्राम के बाद में मैंने 51 ग्राम शुगर डाला, क्या हुआ, 1 ग्राम शुगर था, वो क्या हो रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा। मैंने बहुत कोशिश की उसको हिला के मिलो डिजॉल्व करने की, बट वो डिजॉल्व नहीं हुई। तो ये है सॉल्यूट की मैक्सिमम सॉल्युबल अमाउंट। क्या है आपके पास में, बड़ा इजी है, सॉल्यूट की मैक्सिमम सॉल्युबल अमाउंट अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट से बनता है प्लस सॉल्यूट से बनता है। किसी सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर मैक्सिमम सॉल्युबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा मैक्सिमम soluble amount of solution, सॉरी सॉल्यूट, अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अगर उससे कम अमाउंट है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन मैक्सिमम soluble amount of solute is present in a solution, then it is known as unsaturated। मतलब जैसे हमने 10 ग्राम डाला तो वो अनसैचुरेटेड था, ठीक है, 20 ग्राम डाला तो वो भी, 49 डाला वो भी, 50 डालते ही वो सैचुरेटेड बन गया। 49 डाला था तब तक, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, तब तक वो अनसैचुरेटेड था। अच्छा, जैसे ही आपने 50 के बाद में डाला तो वो क्या रह जाता है आपके पास में, वो रहता है डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होता है तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सैचुरेटेड, ठीक है। तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन मैक्सिमम सॉल्युबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, देन इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान से देखना इधर, सॉल्युबिलिटी, हम यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी।
इस केस के अंदर पहला केस है सॉलिड solubility of solid in liquid। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉलिड present in a solvent which form saturated solution present in 100 gram solvent which form saturated solution is known as solubility of solid। चेक करना, आप लोगों को मैंने एक एक वर्ड का मतलब यहां पर समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है, solubility is known as solution is known as solubility of solid at constant टेम्परेचर। ये चीज ध्यान में रखना, आपके लिए ये जरूरी है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आप मतलब क्या कर सकते हो, पानी के अंदर बहुत सारा आप शुगर डिसॉल्व करके शुगर सिरप भी तो बना सकते हो, बनाते ही हैं, बट उसके लिए टेम्परेचर चेंज करना होता है ना। ठीक है, तो फिक्स अमाउंट, ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होता है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, उसे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब कुछ चीजें आती है कि सर हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन तो चलो हमें बनाना ही बनाना है, इसको क्या क्या चीजें है वो इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकती है, और क्या चीजें हैं जो सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकती है, घटा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपके पास में फैक्टर अफेक्टिंग the solubility of solid in liquid। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर होता है, वो होता है नेचर ऑफ सॉलिड एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट। जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट होगा, एंड सॉल्वेंट जो क्या होगा, लिक्विड होगा। तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा, और ये क्या होगा आपके पास में, सॉलिड होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने एक वर्ड तो सुना होगा, लाइक, डिजॉल्व लाइक, है ना। क्या होता है, जो पोलर नेचर का सॉल्वेंट होता है वो पोलर नेचर के सॉल्वेंट में आसानी से हो जाता है। पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है H2। ठीक है, पोलर का मतलब क्या है, O है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पोल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वो पोलर सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में मेथनॉल है, CH3OH, एथेनॉल है, C2H5OH, ठीक है, ईथर है ना। ये क्या हो जाते हैं आपके पास में, पोलर सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। ठीक है, अब पोलर के अंदर जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आसानी से। क्यों हो जाते हैं, आयनिक सॉलिड में क्या होता है, जैसे NaCl है, ठीक है, तो ये जाएगा तो इसमें क्या होगा, दो पोल्स बन जाएंगे, एक चार्ज आ जाता है इनके ऊपर,
डिसोसिएट हो जाते हैं Na प्लस और Cl माइनस। तो ये जाके क्या हो जाता है, ये तो आपके पास में इसके अट्रैक्ट हो जाता है इससे, और ये वाला किससे अट्रैक्ट हो जाता है, इससे। तो आसानी से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, क्या हो जाता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है ना, ध्यान रखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, इट मीन्स polar solvent dissolve polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। ठीक है, जैसे क्या होता है, ionic solids are easily dissolve in polar solvent। क्यों, ड्यू टू आयन इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, ये आयन इंटरेक्शन फोर्स है। ठीक है, एग्जांपल है इसका, क्या है, NaCl is dissolve in H2O। NaCl हो गया, क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, डिसॉल्व, और भी बहुत सारे हो सकते जो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब कुछ आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम डिसॉल्व होते हैं, और कुछ ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। ये डिपेंड करता है दो टाइप की एनर्जी के ऊपर। सम आयनिक सॉलिड आर more dissolved in polar solvent, whereas some are less dissolved। It is depend on two type of एनर्जी। ठीक है, ये कौन कौन सी एनर्जी होती है इसके बारे में देखते हैं, है ना। ठीक है, देखो अभी ध्यान से देखना इधर। ठीक है, मेरे पास में एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी और एक होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे ही सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करता है, कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है, कुछ एनर्जी क्या होती है, जैसे ही सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाता है उसे आयंस में डिसोसिएट करने के काम में आ जाती है। क्या आ जाती है, आयंस में डिसोसिएट करने के क्या आ जाती है, काम में आ जाती है। तो जो एनर्जी उसको आयंस में डिसॉल्व करने के या डिसोसिएट करने के काम में आती है उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हाइड्रेशन एनर्जी यानी जैसे ही मैंने सॉलिड को डाला तो एनर्जी रिलीज हुई, अगर जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही
कोई भी आयनिक सॉलिड होगा वो पोलर सॉल्वेंट में उतना ज्यादा क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है लैटिस एनर्जी में तो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास में, सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लेस है, लैटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। उसे हम इनसॉल्युबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनसॉल्युबल। ठीक है, तो दो टाइप के आपके पास में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सॉलिड्स होते हैं। कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की कम हो जाती है। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, वो ज्यादा डिसॉल्व होगा। और किसकी हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम है, थोड़ी लेस है, तो उसकी जो डिसॉल्यूशन पावर है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो इधर। हाँ, तो अब कुछ एक आपके पास में होते हैं जैसे I2 नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, हमारे पास में है नॉन पोलर सॉलिड, लाइक आपके पास में क्या होता है, I2 हो गया आपके पास में, S8 हो गया आपके पास में, और भी बहुत सारे आपके पास में होते हैं। तो वो आपके पास में नॉन पोलर सॉल्यूट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व रहते हैं, है ना। नॉन पोलर सॉल्यूट कौन सा होता है, जैसे बेंजीन हो गया। ठीक है, तो बेंजीन के अंदर क्या होगा, या CH2 हो गया। ठीक है, आर मोर आर soluble in non-polar solvent like benzene, है ना, बेंजीन, CH2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में घुलेगा, और जो पोलर होगा वो पोलर में घुलेगा। तो एक तो फैक्टर ये हो गया, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड करता है। जो सेम होगा उसी में ही घुलेगा आपके पास में। ये चीज तो आप क्लियर कट ध्यान में रखना। ठीक है, सेकंड आता है टेम्परेचर इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो सेकंड आता है आपके पास में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चेक करो ध्यान से। अब देखो, सेकंड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे ही सॉलिड को सॉल्वेंट में डालेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। कई बार क्या हो जाता है आपके पास में, जैसे ही सॉलिड को क्या डाला जाता है, सॉल्वेंट में डाला जाता है, तो क्या हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है, और एक होती है आपके पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखो कि जो आपके पास में सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, जब सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, ये किसके साथ में इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, सॉल्यूशन के साथ में, तभी तो सॉल्यूशन बन रहा है, तभी तो आपके पास में इक्विलिब्रियम आ रहा है, तभी तो आपके पास में बोल सकते हैं हम कि ये सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गया तो ठीक। अब एक बात ध्यान में रखो, जब एक्सोथर्मिक होती है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब हीट किस साइड आएगी आपके पास में, हीट आएगी प्रोडक्ट साइड। ठीक है, और अगर एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है मतलब हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी मतलब हीट क्या है, रिएक्टेंट साइड। तो आप ली चैटरले प्रिंसिपल लगा दो। ठीक है, ली चैटरले प्रिंसिपल लगा दोगे तो ली चैटरले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, अगर मैं
एंडोथर्मिक रिएक्शन लेता हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन लेता हूं या एंडोथर्मिक सॉल्यूशन लेता हूं, तो क्या होगा आपके पास में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और यहां पर क्या आएगी आपके पास में हीट आएगी। ठीक है, अच्छा इसके लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटले प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर इनमें अगर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम होता है, उस चेंज का क्या करता है आपके पास में अपोज करता है। ठीक है, वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है। ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है, वो जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में, आपने पढ़ा होगा ली चैटरले प्रिंसिपल। ली चैटरले प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने रिएक्टेंट साइड कुछ भी चीज इंक्रीज की तो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करना लग जाता है, यानी इधर इक्विलिब्रियम आने के क्या हो जाते हैं आपके पास में, करने की, स्टैब्लिश करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा फॉर्म होगा, क्या होगा, ज्यादा फॉर्म होगा। इसका मतलब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक और अकॉर्डिंग टू ली चैटरली's principle on increasing the temperature, ली चैटरली's principle for endothermic reaction on increasing temperature solubility। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन ज्यादा फॉर्म होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी also इंक्रीज। ठीक है, अब मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेता हूं, क्या लेता हूं आपके पास में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से देखना इधर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मैं वापस वही चीज लेता हूं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या हो रहा है आपके पास में, सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट होती है वो किस साइड आती है, प्रोडक्ट आती है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, अब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ली चैटरले प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू according to ली चैटरले प्रिंसिपल for
exothermic reaction on increasing the temperature, solubility of solid of solute, solute कौन सा है, सॉलिड है, डिक्रीज। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर टेम्परेचर को क्या किया, यहां पर बढ़ाया, किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बस ये चीज आपके लिए है यहां पर। ठीक है, अब सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर, हाँ तो हमारे पास में है, ठीक है, ये चीज आगे दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन ए लिक्विड। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है बट प्रेशर का इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, नेगलेक्ट इफेक्ट होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid in liquid does not affected। ठीक है, ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में है एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी का, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ना है। हाँ, तो सेकंड है हमारे पास में, वो है कौन सा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और उसके ऊपर इफेक्ट करने वाले की सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को कैसे इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, है ना। ठीक है, तो हमें वही चीज पढ़नी है अभी। ठीक है, तो देखो यहां पर आपके पास में क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट है टॉपिक आपके पास में solubility of gas in liquid। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है किससे, solubility of solid in liquid से। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, देखना इधर, हर गैस होती है, हर गैस होती है वो कुछ न कुछ अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व होती है। जैसे अगर आप वाटर देखो तो उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है ना। ठीक है, क्या होता है आपके पास में मछलियां वगैरह होती है जो समुद्री जीव होते हैं, वो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। ठीक है, सांस के लिए यूज करते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर हाई प्रेशर के ऊपर CO2 को डिसॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व होती है। ठीक है, अच्छा, अमोनिया गैस है, बहुत ज्यादा ही डिसॉल्व हो जाती है, कैसे 1 लीटर वाटर के अंदर 13 लीटर अमोनिया तक डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाता है कि जैसे आपके पास में अगर बात करता हूं, अमोनिया गैस वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होती है। ठीक है, मेथनॉल एथनॉल में क्या हो जाएगी, कम डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर इफेक्ट करने वाले फैक्टर है, वो है आपके पास में पहले बात तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास में इसको एब्जॉर्प्शन फैक्टर से क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस इन ml, अमाउंट ऑफ गैस इन ml विच
इज डिजॉल्व्ड इन 1 ml ऑफ वाटर, ठीक है, उसे एब्जॉर्प्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ, कौन कौन से फैक्टर है? तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, वो कुछ गैसें होती है, वो कुछ सॉल्वेंट के साथ में क्या हो जाती है, रिएक्शन कर लेती है। जैसे अमोनिया है, वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, NH4OH का फॉर्मेशन कर देता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है। HCl वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। ठीक है, SO2 है, वो भी वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये है वो रिएक्शन करके अलग अलग टाइप के क्या बनाती है, आपके पास में प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी वजह से डिसॉल्यूशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, फिर आता है आपके पास में कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, अब जिसको क्या होता है, पोलर होता है, वो पोलर गैस को क्या करेगा, ज्यादा डिसॉल्यूशन करेगा। नॉन पोलर होगा, वो पोलर गैस को क्या करेगा, डिसॉल्व नहीं करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्ट हो। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, तो वो क्या हो जाता है, आपके पास में डिसॉर्प्शन पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सबसे पहले सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस in ml dissolve in 1 ml of water is known as absorption factor, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एट फिक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो जाती है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। हाँ, तो फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, देखो, पहला है नेचर ऑफ गैस। क्या हो जाती है, सम गैसेस लाइक NH3, HCl, SO2 etc. react with water or form H bond with water and form NH4OH, HCl aqueous, H2SO4 respectively. So solubility of these gas are more। ठीक है, तो कुछ गैसें होती हैं जो आपके पास में रिएक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है वाटर के साथ में, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, मोर हो जाती है। सेकंड है आपके पास में
क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या आता है देखना इधर ध्यान से। ठीक है, पोलर सॉल्यूट या पोलर गैस dissolving polar gas dissolve in polar solvent। ठीक है, तो कुछ पोलर गैसें होती है जो आपके पास में ज्यादा डिजोल्व होती है इन पोलर सॉल्वेंट। अब कुछ एक ऐसे होती है जैसे O2 है, N2 है, ये नॉन पोलर होती है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, HCl गैस इज more dissolved in H2O as compared to O2 गैस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। थर्ड है आपके पास में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो जनरली जब गैसें डिसॉल्व होती है, क्या होती है, गैसें डिसॉल्व होती है, तो ये एक डिसॉल्व होने के बाद में एक कौन सी रिएक्शन होगी, आप एक बात बताओ, एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी क्या होगी आपके पास में एब्जॉर्ब होगी। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ dissolve of gas in liquid is generally एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पता है। ठीक, तो क्या वो उसके अंदर रहेगा। अब आप एक अच्छा सा एग्जांपल सोच के देखो, कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं ठंडी करके, ठीक है, जबकि अगर गर्म करेंगे तो, है ना, क्या होगा, क्या CO2 उसमें डिसॉल्व होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो CO2 डिसॉल्व होने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं, है ना। ठीक है, चलो, और हाई प्रेशर के ऊपर उसको बंद किया हुआ रखना, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी of gas in liquid is decrease on increasing temperature, because क्या होता है आपके पास में देखो, because kinetic energy of gas molecule इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपके पास में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास में आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
ठीक है, जो आपके पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये फोर्थ इफेक्ट है आपके पास में, इसे हम हेनरीज लॉ भी कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ, ठीक है, हाँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, बताते हैं, देखते हैं क्या होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो हेनरीज एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको पूरा डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि जैसे कैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, उतना ज्यादा होगा, उतना ही डिसॉल्यूशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, solubility of gas in liquid at constant temperature is directly proportional to the partial तो हेनरीज ने ये बताया कि कोई भी आपके पास में गैस कितनी अमाउंट में डिसॉल्व होगी, ये डिपेंड करता है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर कौन सा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो पी क्या है यहां पर, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस, और x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है। ध्यान में रखना, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही गैस के अंदर मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा होगा, अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, यहाँ पर आ जाता है एक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, और ये आ जाता है एक्स, ठीक है। अब हमारे पास में क्या होता है, अगर मान लिया मैंने कोई मिक्सचर ऑफ गैस लिया, क्या लिया हमारे पास में, मिक्सचर ऑफ गैस, तो एवरी गैस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट बट it is directly proportional to the partial pressure applied by individual gas, ठीक है।
किसी भी तरीके की कुछ भी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, गैस कितनी ज्यादा डिजॉल्व हो रही है लिक्विड में, ये सब डिपेंड करता है सिर्फ एक ही चीज के ऊपर कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो यहां पर KH है, इसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट आ गया तो हेनरीज कांस्टेंट के बारे में कुछ एक चीज देखते हैं कि हेनरीज कांस्टेंट क्या चीज होती है। ठीक है, और अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कैसे इसकी वैल्यू अगर चेंज होगी तो चेंज हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो कब चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला, ठीक है, KH के बारे में, क्योंकि KH की वैल्यू हमारे पास में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है KH के बारे में। ठीक है, तो पहली बात का यूनिट ऑफ KH क्या हो सकती है, यूनिट ऑफ KH। तो देखो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की क्या होगी आपके पास में यूनिट होगी। तो क्या हो सकता है, यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपके पास में, आपको पता है एटीएम बार टॉर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एमएम ऑफ एचजी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ये सारी क्या होती है, प्रेशर की यूनिट्स होती है। दूसरी चीज वैल्यू ऑफ KH is different for different gas in solvent। मतलब क्या है, मैंने क्या लिया, जैसे अलग अलग गैस ली, अमोनिया गैस ली, CO2 गैस ली, Cl2 गैस ली, ठीक है, HCl गैस ली, इनको एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक ही सॉल्वेंट, जैसे वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो इन सभी गैसेस के लिए KH की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। सेकंड देखना, वैल्यू ऑफ KH of a gas is different in different solvent। इस बार मैंने क्या किया, सॉल्वेंट चेंज किया, गैस चेंज नहीं की। मान लिया अमोनिया है, अमोनिया को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, उसके लिए KH की वैल्यू कुछ आएगी। अमोनिया को मैंने कैरोसिन में डिसॉल्व किया, उसके लिए अलग आएगी। अमोनिया को मैंने क्या किया, मेथनॉल में डिसॉल्व किया, उसके लिए KH की वैल्यू चेंज आएगी। ठीक है, तो यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों अगर आपके पास में चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ KH भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना इधर, हमारे पास में हमें पता है P इज इक्वल टू KH इंटू X। ठीक है, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपोन में क्या आ जाएगा, KH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, KH आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में ये पता चल रहा है कि KH की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड ऑफ ए गैस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मोर वैल्यू ऑफ KH, more value of KH than solubility, सॉरी इसको दूसरे तरीके से लिख दें,
वैल्यू ऑफ KH शो less solubility of gas। मेरे पास में क्या हो गया, क्वेश्चन है, देखना इधर ध्यान से। लेट, यहां पर इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास में क्या है, लेट द value of KH for gas A, B and C in water is 3, 4 and 5 atm, 3, 4, 5 atm respectively, then write the order of solubility in water। लिख सकते हो, मैंने कहा हाई वैल्यू ऑफ KH मींस लेस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो मुझे पता है X इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहां से ये चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि आपके पास में KH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, 5 यानी C की है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ C, अगर इसकी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आपके पास में सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस C इज लेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस B एंड देन आपका आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ए, ठीक है। चलो ये चीज आ गई। पांचवी चीज देखते हैं हमारे पास में, ठीक है। पांचवी चीज क्या बताती है, देखो यहां पर पांचवी चीज ये बताती है, आपने देखा था कि KH सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। यहां पर सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जब KH की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो हमारे पास में ये हो गया कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी और X इज आल्सो क्या हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। तो आपके पास में टेम्परेचर एंड KH एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ KH is increase with increase in temperature, यानी KH की वैल्यू इंक्रीज होगी इफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर के साथ में वैल्यू ऑफ KH है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हेनरीज लॉ था। ये क्या था आपके पास में, हेनरीज लॉ था। हेनरीज लॉ कुछ भी नहीं है, प्रेशर बढ़ाने पर, सॉरी, आपके पास में गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, आपके पास में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। हाँ, तो अब हम कुछ करते हैं, वो करते हैं ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच में,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के बिटवीन। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, देखना इधर ध्यान से। ठीक है, ये है पार्शियल प्रेशर, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है। यहां पर आपके पास में ले लिया x है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है। ठीक है, हमें ये पता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, x होता है। तो आपको पता ही है कि गैस क्या हो जाएगी आपके पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो यहां पर P इज इक्वल टू क्या आ जाता है, KH आ जाता है। ठीक है, तो जो आपके पास में इधर की तरफ है, जो आपके पास y एक्सिस पर है, इसको y मान लेते हैं। यहां पर इसको क्या मान लिया जाए, स्मॉल x, तो ये आ जाएगा आपके पास में mx। ठीक है, तो ये है स्ट्रेट लाइन। क्या है आपके पास में, स्ट्रेट लाइन है जो आपके पास में रिप्रेजेंट कर दी है किसको, इस ग्राफ को। ठीक है, तो हमारे पास में ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब एक बात बताओ, ये m है, ये स्लोप है, m इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर, kh आ गया, तो स्लोप ऑफ द गैस। ठीक है, तो m यहां पर स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, KH के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ग्राफ है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आप लोग देखना इसको। ठीक है, आप उतार लो। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन है, जिसमें से ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, IIT 2009 का। ठीक है, ये आईआईटी वैसे एडवांस ही मान सकते हो, उस टाइम पे आईआईटी अलग से एग्जाम हुआ करता था। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बड़े ही मुश्किल, ये थोड़ा सा आपके पास में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, और बाकी आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ठीक है, चलो करके देखते हैं। KH की वैल्यू दी हुई है वाटर के अंदर, है ना, तो हम क्या लिखते हैं, देखो आंसर है इसके। ठीक है, हमारे पास में दिया हुआ है KH की वैल्यू दी हुई है 4O2, कितनी दी हुई है आपके पास में, दी हुई है 4.34 इंटू 10⁴ ATM। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री, कांस्टेंट है, मतलब हेनरीज लॉ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, x ऑफ आपके पास में O2 भी दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी P ऑफ O2 दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड O2 इन वाटर, आपको वो निकालना है, यानी मोलारिटी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या पता होना चाहिए, हमारे पास में पता होना चाहिए एक तो V सॉल्यूशन और एक है नॉट द सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर P ऑफ O2 है, वो आपके पास में दिया हुआ है 0.4 ATM। ठीक है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों की यूनिट क्या है आपके पास, सेम है। हेनरीज लॉ डायरेक्टली अप्लाई करता हूं तो मुझे पता है P ऑफ O2, हेनरीज लॉ। ठीक है, तो P ऑफ O2 इज इक्वल टू KH इंटू x ऑफ O2, तो P ऑफ O2 0.4 इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10⁴ इंटू x ऑफ O2। ठीक है, तो यहां से आपके पास में निकल जाएगा x ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 4.3 इंटू 10⁴, ये निकल गया। क्या हो गया है, ये आपके पास में फाइंड आउट हो गया, जो आपके पास में आ जाएगा 9.2 इंटू 10⁻⁻⁴, सॉरी
6 आएगा, है ना, -6, ठीक है। ये XO42 आ गया, ठीक है। अब XO42 आ गया, ठीक है। तो XO42 किसके बराबर होता है, XO42 किसके बराबर होता है, NO42 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, NO42 प्लस किसके अंदर डिसॉल्व है, H2O के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जो NO42 होगा वो इसके मोल्स की कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कितनी अमाउंट में, मान लिया आपके पास में 1000 लीटर ऑफ क्या है, वाटर है, 1000 लीटर क्या है, वाटर है, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन हो सकती है, ठीक है, कितनी अमाउंट में आपके पास ऑक्सीजन हो सकता है, तो बहुत कम। मान लिया आपके पास में 500 ml, ठीक है। इससे अगर थोड़ा कम किया जाए तो 400 ml, इतनी आपके पास में होगी। तो 1000 लीटर की कंपैरिजन में उसको क्या किया जा सकता है, नेगलेक्ट किया जा सकता है, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स को क्या किया जा सकता है, नेगलेक्ट, क्योंकि NO2 है वो बहुत बहुत कम है NOH2O की कंपैरिजन में, ठीक है, ठीक है। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं NO42 डिवाइड बाई NOH2O, इसको नेगलेक्ट कर दिया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 9.2 इंटू 10 टू पावर -6 आ गया, ठीक है। अब यहां पर हमें निकालना है, क्या निकालना है, NOH2, ठीक है। तो लेट सॉल्यूशन इज वाटर, हम सॉल्यूशन भी ले सकते हैं क्योंकि O2 का कोई भी क्या नहीं बनेगा, कोई भी आपके पास में वॉल्यूम नहीं आएगा, ठीक है। तो इफ वाटर एज ए सॉल्यूशन टेक 1 लीटर और क्या ले सकते हैं, 1000 ग्राम ले लिया, ठीक है। 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, वाटर 1 लीटर का मतलब कितना है, 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। तो अगर डेंसिटी मुझे क्या पता चल गया, ग्राम में अमाउंट पता चल गया, तो ग्राम में अमाउंट पता चल गया, तो NOH2 निकालना आसान हो गया। कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 80, गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलर मास, H2 का मोलर मास पता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 55.5, आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं, हम इसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर रखना है NO42, पुट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन क्या ले लिया, 1 ले लिया, इक्वेशन 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, NO42 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9.2 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 55.5, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मोलरिटी कितनी आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी 9.2 इंटू 10 टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, -6 इंटू 55.5 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, इन लीटर, तो इन लीटर के अंदर कितना लिया हुआ है, 1 लीटर ले लिया, तो यही आपके पास में क्या आ जाएगी, मोलरिटी, इसको हम लिख सकते हैं मोलर, क्या लिख सकते हैं, मोलर, ठीक है। तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 5.11 इंटू 10 टू पावर -4 मोलर आ जाएगा, ठीक है। बस ये आपके पास में इसका आंसर था, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी और थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे अटक जाए कि हम कितना सॉल्यूशन ले, तो हम लेट कर लेते हैं 1 लीटर, जो हमारे पास यहाँ पर भी काम आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है KH की वैल्यू दी हुई है फॉर N, है ना, x ऑफ N2 दी हुई है इन एयर, कितना दिया है 0.8, कैलकुलेट द मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल ऑफ वाटर, इस बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दे दिया है,
है ना। हमें यहाँ पर n ऑफ n2 निकालना है। क्या निकालना है? n ऑफ n2। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी ये हो सकता है कि क्या क्या दिया हुआ है। वाटर एट 298 केल्विन, टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमें पता है हेनरीज लॉ तभी अप्लाई होगा जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एंड 5 atm प्रेशर, एंड 5 atm प्रेशर। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हेनरी लॉ लगाई कहां? बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे हैं मतलब, ठीक है हेनरी लॉ लगाना है, ठीक है, P ऑफ N2 इज इक्वल टू KH, और इनटू में क्या आ जाएगा? X ऑफ N2 आ जाएगा, ठीक है। X ऑफ N2 0.8 रख दिया, KH की वैल्यू रख दी, और P ऑफ N2 भी दिया हुआ है। अरे निकला क्या? कुछ भी नहीं। हाँ यार ना, देखो इधर अब दिक्कत क्या आ जाती है? दिक्कत ये आ जाती है कि सर ये है, ठीक है, हेनरीज लॉ याद करो। हेनरीज लॉ के अंदर ये ऑफ एक्स ऑफ N2 था, ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। मैंने आपको उस टाइम पे अंडरलाइन करवाया था, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। यहां पर एयर में दिया हुआ है, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? एक्स ऑफ N2 इन आपके पास में रखना है, किसके अंदर? यहां पर रखना है आपको लिक्विड के अंदर। हाँ, तो हमें यहां पर ये भी प्रेशर दिया हुआ है, ये पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर है। ये क्या है? टोटल प्रेशर। तो हमें क्या क्या चीज निकालनी है हेनरीज लॉ लगाने के लिए? तो ये भी चीज लगानी है, और एक आपके पास में क्या निकालनी है? ये भी चीज निकालनी है। दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास में डाल्टन्स का लॉ याद करो। डाल्टन्स का लॉ क्या था आपके पास में? डाल्टन्स लॉ था कि आपके पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी गैस थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा। तो जब मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो यहां पर आया था टोटल प्रेशर। क्या आया था? टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? डाल्टन्स लॉ। ये ऑफ एक्स ऑफ N2 है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर का। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 आ गया, और इनटू में टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो P ऑफ N2 आ गया आपके पास में कितना आ गया? 4 atm। पहली बात तो ये। अच्छा, अब मैं हेनरीज लॉ अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या होता है आपके पास में? देखो, P ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ N2। यहां पर एक्स ऑफ N2 है, वो है इन एयर, और यहां पर एक्स ऑफ N2 है इन लिक्विड, ठीक है। तो यहां से एक्स ऑफ N2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये चीज आ गई, तो 4 atm यहां पर रख दिया, इज इक्वल टू KH की वैल्यू दी हुई है आपके पास में, कितनी दी हुई है? 10 टू पावर क्या आ जाएगी? 5 इंटू में क्या आ जाएगा? x ऑफ क्या आ जाएगा? N2। तो यहां से देखो आपके पास में ये आ गया, x ऑफ N2 की वैल्यू आ गई कितनी? 4 इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, अब अगर ये मेरे पास में आ गई, तो यहां पर इसको रख दूंगा मैं n ऑफ N2 डिवाइड बाई n ऑफ N2 प्लस n ऑफ H2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -5। ये कितना है आपके पास में यहां पर? कितना है यहां पर? ठीक है। अब कई लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्टली ये आंसर आ गया, ठीक है, पुट किया आंसर, ठीक है, पहला ऑप्शन ये मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पर ये करना ही भूल जाते हैं कि 10 मोल दिया हुआ है। इसको मैं क्या कर लेता हूं, n ऑफ N2 है वो वेरी 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 लेस देन है
NH2 की कंपैरिजन में, क्योंकि कितनी सी घुलेगी, वही चीजें नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NO डिवाइड बाई NH2O इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 मोल आएगा। तो N2 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा N2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल। चेक करो आपके पास में, आप खुद ही बता दो कि कितना, 10 मोल वाटर के अंदर, 10 मोल वाटर के अंदर कितना मोल N2 घुला है, बहुत कम मोल N2 का क्या हुआ है आपके पास में, डिसॉल्व हुआ है। ओके ठीक है, तो ये आपका हेनरीज लॉ है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राउल्ट्स लॉ। क्या स्टार्ट करेंगे, राउल्ट्स लॉ। ओके ठीक है, आप लोग कंप्लीट करना, इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं आप किसी भी बुक से, किसी भी ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करो, ज्यादा बेटर रहेगा, वो आपके लिए बेसिक्स बुक्स के अंदर आती है, ठीक है। ओके ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।